हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट मंथन। आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। तो चलिए, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का सेशन लेकर आया हूँ जो कि एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 की है। और ये चैप्टर जो है पहली चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो हमारा जो पृथ्वी है, सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समराइज करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। रेगुलर अगर हम लोग लाइन बाय लाइन अगर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। तो इसके लिए हम लोग इसको समराइज करके जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और बेनिफिशियल होगी। जितने भी लोग हैं, जो क्लास 6 के बच्चे हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बेनिफिशियल भी है। साथ ही साथ जो लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी हो या तो यूपीएससी हो, उन सब के लिए बेस्ट स्टडी पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे जितनी भी जानकारी मिलेगी आपको, वो बहुत ही सटीक मिलेगी। और ये इतना इम्पोर्टेंट इसको बोल सकते हैं कि जितनी भी क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो टॉप लेवल की यूपीएससी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे इस बुक का जो नाम है पृथ्वी हमारा आवास, द अर्थ आवर हैबिटेट। ओके, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का पहला चैप्टर जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल क्या है? अपना सोलर सिस्टम में जो अर्थ के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, सोलर सिस्टम का एक मैप, एक इमेज दिखाया गया है। ये देखिए, ये सूर्य है, बाद बाकी इसमें ग्रह जितने भी हैं जो इसके चारों तरफ रोटेट करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। सब के बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद जब सनसेट हो जाता है, उसके बाद क्या है ना, हम लोग आसमान में जब भी देखते हैं तो उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या है, एक दो पॉइंट्स जो है, शाइनिंग पॉइंट्स दिखाई देते हैं रात के टाइम में। जो शाइनिंग पॉइंट्स होते हैं उसकी क्या है, स्टार्टिंग में तो कुछ ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है। जैसे जैसे रात होता जाएगा वो संख्या उसकी बढ़ती जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि हम लोग इसकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें आगे दिया है कि इसमें से बहुत सारे जो होते हैं दिखने वाले, जो हम लोग को ऊपर में जो दिखते हैं आसमान में जो चीज़ें, उसमें बहुत सारे जो चीज़ होते हैं बहुत चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, जो कि क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में कुछ डायमंड हो, वो चमक रहा है, टिमटिमाता, कुछ टिमटिमाता हो, ऐसा हम लोग को यहाँ से फील होता है कि वो टिमटिमा रहा है, ठीक है। ट्विंकलिंग जिसको बोलते हैं, टिमटिमाना, ठीक है। और इस सब में सब जितने भी टिमटिमाते हैं, सबका टिमटिमाहट अलग अलग होता है, ठीक है। और कुछ तो ऐसे रहेंगे जैसे कि जैसा अपना मून टिमटिमाता है या चमकता है, उस तरह का चमकता है, ठीक है। और बहुत सारा क्या है, बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, ठीक है। तो साइन जैसे चंद्रमा अपना मून है, साइन कैसा करता है, वैसे ही ये भी चमकते हैं। इन सब में क्या है, बस ये सब चीज़ों के साथ क्या है, तारे तो हम लोग देखते ही देखते हैं। तारे मतलब जो चीज़ टिमटिमाता हो आसमान में, जो चीज़ हम लोग को दिखता है, ठीक है, वो तो हम लोग देखते ही देखते हैं। साथ में हम लोग क्या है, मून जो होता है, चंदा मामा, उसको भी हम लोग डेली देखते हैं। ये क्या होता है, मून में एक खासियत बात होती है कि ये टाइम टू टाइम अपना साइज क्या होता है, इसका वेरी होता है और चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। तो एक चीज़ बताया गया है इसमें कि पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा कि अगर ऑब्जर्व किया होगा अपने मून को, तो किसी किसी दिन मून पूरे गोल सा बना होता है, जो पूर्ण चंद्रमा जिसको लगता है कि पूरा चंद्रमा बना हुआ है, ठीक है, उसको पूर्णिमा बोलते हैं। और ऐसा सिर्फ महीने में एक बार ही देखा जा सकता है, ठीक है। 15वां ये जो पूर्णिमा के 15 दिन के बाद अमावस्या आती है, ठीक है।
अमावस्या को न्यू मून भी बोलते हैं। अमावस्या की रात में आपको चांद जो होता है दिखाई देता नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद से जो अपना चांद है वो धीरे धीरे घटता रहता है और 15वें दिन एंड में चला जाता है और उस दिन न्यू मून स्टार्ट होता है। ठीक है, पूर्णिमा को इंग्लिश में फुल मून बोलते हैं, अमावस्या को न्यू मून बोलते हैं। तो जिस दिन हमें आसमान में चांद दिखाई नहीं देते हैं उसको न्यू मून बोलते हैं, अमावस्या। ठीक है, ये पूर्णिमा के 15 दिन बाद आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इस रात में जो है ना, जब चांद हम लोग को दिखाई नहीं देगा तो हम लोग क्या है, जितने भी आसमान में टिमटिमाते हुए चीज़ें दिखाई देंगे उसको हम लोग अच्छे से उस दिन ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ तो आश्चर्य आपको शायद नहीं होगा कि हम लोग चांद के साथ इन सब चमकीली वस्तु को क्यों नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कब? दिन में हम लोग ना तो चांद देख सकते हैं, ना ही ये जो चमकीली वस्तुएं किसी को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सूर्य का जो लाइट आता है ना वो बहुत ही तेजी से आता है। ठीक है, जिसके कारण उसकी लाइट ज़्यादा आती है तो हमारे आंखों में पड़ती है, जिसके कारण हम लोग को वो टिमटिमाते हुए कोई भी चीज़ें हम लोग को या चांद दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसलिए इस सब को हम लोग रात के समय ही हम लोग देख सकते हैं। और जितने भी चीज़ जो रात में चमकती है वो रात में देख सकते हैं। दिन में बस हम लोग को सूर्य का लाइट इतना ज़्यादा होता है कि बस हम लोग सूर्य के लाइट में ही खो जाते हैं, इसलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो एक चीज़ बताया गया यहाँ पे खगोलीय पिंड के बारे में। ठीक है, खगोलीय पिंड को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? जितने भी चीज़ हैं आसमान में जो चमकती है, चाहे वो दिन के समय चमके या रात के समय चमके, सूरज हो गया, चंद्रमा हुआ, फिर उसका जो भी चीज़ें रात में चमकती है, आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें अब क्या है, यहाँ पे आपको तारे के बारे में बताया गया है कि ये जो खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी, इसके बड़े बड़े आकार होते हैं और गर्म भी होते हैं। ठीक है, ये गैस से बना होता है। एक्चुअली जितने भी खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, वो सब गैसेस से बना होता है। और और इसमें से क्या है, कुछ के पास अपना लाइट होता है और अपना हीट होता है, और वो लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण अगर लाइट हो गया तो लाइट एक्सट्रैक्ट करेगा तो हम लोग उसको देख सकते हैं, अगर हीट एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो खगोलीय पिंड के पास अपना ऊष्मा है और प्रकाश है, ठीक है, जो खगोलीय पिंड जिसके पास अपना हीट है और लाइट है उसको हम लोग तारा बोलते हैं। और इसमें क्या है, सूर्य भी एक तारा है, सन इज आल्सो ए स्टार। ओके, रात के समय जितने भी बहुत सारे जो तारे चमकते हैं ना, तारे, वो सब सूर्य के समान ही है। हो सकता है सूर्य से भी बड़ा हो और विशाल हो, लेकिन क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण हम लोग उसको देख नहीं सकते और हम लोग को अत्यंत जो है छोटे छोटे दिखाई देते हैं। हम लोग देखे ना हवाई जहाज, नीचे हवाई जहाज कितना बड़ा दिखता है, और वही आसमान में उड़ने लगे हमसे दूर चला जाता है तो कितना छोटा दिखाई देता है। इसलिए तारे हम लोग को बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं हमसे दूर होने के कारण। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं नक्षत्र मंडल के बारे में। नक्षत्र मंडल को इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन भी बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, नक्षत्र मंडल क्या होता है कि आसमान में जो अलग अलग जो विभिन्न जो तारा होता है ना, उसका एक ग्रुपिंग होता है। वो ग्रुपिंग करते करते क्या होता है कि एक शेप बन जाता है आसमान में, तारों से एक शेप बन जाता है, उसको हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं या नक्षत्र मंडल बोलते हैं। तो इसमें से कुछ जो है एक नाम दिया गया है, अर्सा मेजर और बिग बियर। अर्सा मेजर बोलिए या बिग बियर बोलिए, एक तरह का ये सब भी नक्षत्र मंडल है, कॉन्स्टेलेशन है। ओके, और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला कॉन्स्टेलेशन कौन सा है? सप्तऋषि। सप्तऋषि का सभी लोग ने नाम सुना होगा। आसमान में जो
कंटिन्यू 7 तारे दिखाई देते हैं ना एक साथ, उसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। सप्त मतलब 7 होता है, ऋषि मतलब संत होता है, ठीक है। और ये सप्तऋषि जो है अर्सा मेजर का ही भाग है, ठीक है। अर्सा मेजर जो आपको आगे मैं आपको मैप में एक इमेज दिया गया है सप्तऋषि का, वो दिखाता हूँ, ठीक है। और आगे दिया है कि जो हमारे पास टाइम में क्या होता था, रात के समय में लोग अपने जो डायरेक्शंस होते हैं वो उस समय कैसे लोग देख पाते हैं कि साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। तो उन लोग तारा का जो तारे होते हैं ना उसको देख के वो लोग पता लगा लेते थे कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। कैसे? अगर हमें एक डायरेक्शन पता चल जाए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में किसी कोई भी एक डायरेक्शन पता चल जाए, तो हम लोग बाद में आके सारा डायरेक्शन हम लोग खुद ब खुद निकाल सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं। तो रात में क्या है, एक उत्तर में एक तारा होता है जो बहुत चमकीला होता है, बहुत चमकता है, ठीक है, जिसको हम लोग ध्रुव तारा तारा बोलते हैं। यह हमेशा आसमान में एक ही जगह पे हमेशा का दिखाई देता है, ठीक है। तो वो सप्तऋषि का जो तारा होता है ना, उसका संकेतक तारा जो होता है उसको अगर हम लोग सीधा एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे ना, काल्पनिक रेखा, तो वो आगे बढ़ता बढ़ता ध्रुव तारे को वो बताएगा। देखिए, ये देखिए, ये सप्तऋषि है, ये मैं बताता हूँ आपको, ये इसको सप्तऋषि बोलते हैं। ये इतने को यहाँ आप काउंटिंग कीजिए, स्टार कितने, 2 2 4 5 6 7, 7 स्टार्स हैं, इसलिए इसको सप्तऋषि बोलते हैं। देखिए, ये जो संकेतक तारे हैं ना, इसके संकेतक तारों पे एक लाइन खींचिएगा सीधा सीधा सीधा, तो ये ध्रुव तारा के उत्तर दिशा में आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, जो कि बहुत ही चमकता रहेगा, टिमटिमाता रहेगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं कुछ, उसमें क्या होता है, उसका खुद का ना प्रकाश होता है, ना लाइट होता है, ना ही हीट होता है। तो ऐसे जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, खगोलीय पिंड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ग्रह जो वर्ड है, ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। ये रहा प्लेनेट। प्लेनेट एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के कौन सा वर्ड में, प्लेनेटाई से लिया गया है, ठीक है। प्लेनेटाई का जिसका मतलब होता है परिभ्रमक, मतलब चारों ओर घूमने वाला जो चीज़ होता है उसको ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग भी एक ग्रह पे रहते हैं जिसका नाम पृथ्वी है। जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं वो भी एक ग्रह है, ठीक है। और ये अपना लाइट कहाँ से, और हीट धरती पे भी, तो हम लोग जो पृथ्वी पे रहते हैं यहाँ भी तो हमें दिन में लाइट मिलती है, गर्मी लगती है। ये कहाँ से आता है, ये हम लोग को हमेशा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है। ये जो है सूर्य जो है हमारा सबसे नज़दीक का तारा है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य ही है, बाद बाकी सभी दूर हैं, इसलिए सूर्य का लाइट और हीट दोनों हमारे पास आती है। बाद बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो सब दूर हैं हमसे, इसलिए ना तो उनकी लाइट्स हमारे पास आती है, ना ही हमारे पास हीट आती है, ठीक है। पृथ्वी को अधिक दूर से, जैसे कि आप चंद्रमा से अगर देखेंगे तो यह चंद्रमा की तरह ही प्रतीत चमकती हुई लगेगा, क्योंकि चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं है और पृथ्वी को भी अपना प्रकाश नहीं, दोनों क्या है, सूर्य से प्रकाश लेते हैं। तो अगर आप चांद पे जाके देखेंगे तो पृथ्वी भी आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताए गए हैं। ये देखिए, सौरमंडल ये हमारा रहा, ये सूर्य हुआ, सबसे नज़दीक बुध हो गया, ठीक है। बुध के बाद आपका वेनस हो गया, मंगल हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। ये बुध रहा, वेनस, ये अर्थ, ये मार्स, ठीक है, समझ में आया। ये रहा जुपिटर, ये सैटर्न हो गया, ये यूरेनस हो गया, ये नेपच्यून हो गया। इन सब चीज़ के बारे में बताया गया है कि जो बुध है ना वो सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, ठीक है। ये अपना परिक्रमा काल इसका कितना दिया हुआ है, ये 88 डेज में सूर्य का जो है चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं ना, प्लैनेट्स, वो क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वो अपने एक्सिस में भी रोटेट करते रहते हैं। तो इन सब का भी एक टाइम पीरियड होता है कि
कि ईच एंड एवरी जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य का एक राउंड मारने में कितने टाइम लगाते हैं, ठीक है, और अपने एक्सिस में घूमने में कितने टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बुध ग्रह जो है, बुध जो मरकुरी है, मरकुरी क्या है 88 डेज में सूर्य का चक्कर लगाता है और 59 डेज में अपने एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। ऐसे ही आपका वेनस हो गया, वेनस क्या है 255 डेज में सूर्य का चक्कर लगाता है और 243 डेज में अपने एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। एक चीज़ और, इन दोनों के पास अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है, जैसे पृथ्वी के पास अपना चंद्रमा है बट इसके पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है। देखिए अब, और पृथ्वी को कितना टाइम लगता है सबको पता है, 365 दिन लगता है, जिसे हम लोग एक वर्ष के रूप में मानते हैं कि एक साल हो गया, ठीक है। और ये अपने एक्सिस पे कितने दिन में, कितने टाइम में घूमता है, एक दिन में घूमता है। चांद की संख्या कितनी है, एक है। अब आगे मार्स के बारे में, मार्स क्या है सूर्य की परिक्रमा 687 डेज में करती है पूरा, और ये अपने एक्सिस पे एक दिन में रोटेट करती है। और इसके जो चंद्रमा है, ठीक है, सैटेलाइट इसको बोलते हैं, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट इसके 2 हैं, ठीक है। आगे बृहस्पति के बारे में पूछते हैं, जो कि पूरे सौर मंडल का सूर्य के बाद सबसे बड़ा, सूर्य तो तारा हो गया, ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। इसका सूर्य का परिक्रमा ये कितने साल में करता है, 11 साल 11 महीना, मतलब लगभग 12 साल में ये पूरा करता है एक चक्कर, ठीक है। यह अपने अक्ष पे कितने कितने टाइम में घूमता है एक्सिस पे, ये 9 घंटा 56 मिनट में अपने एक्सिस पे घूमता है। और इसका जो सैटेलाइट है, इसका जो चंद्रमा है, मून है, कितना है 53 मून है। ऐसे ही शनि है, शनि कितना है, शनि का क्या है, ये 29 साल 5 महीने लगाता है सूर्य का चक्कर काटने में, और ये अपने एक्सिस में 10 घंटे 40 मिनट में घूमते हैं। और इसके जो चंद्रमा की संख्या है 53 है, ठीक है। उसके बाद यूरेनस आता है, यूरेनस में क्या है, यूरेनस सूर्य की परिक्रमा 84 ईयर्स में करता है और अपने एक्सिस पे 17 आवर्स 14 मिनट में अपने एक्सिस पे घूमता है। इसकी चंद्रमा की संख्या जो है, सैटेलाइट की संख्या है इसकी 27 है, ठीक है। ऐसे नेपच्यून है, नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा 164 ईयर में पूरा करता है। क्यों, इतना दूर है ये सूर्य से, देखिए ये तो इमेज में यहाँ दिख रहा है, इतना दूर है, इसलिए 164 ईयर्स में पूरा करता है। और अपने एक्सिस पे ये 16 आवर 7 मिनट में घूमता है। इसके जो चांद है ना, मून या सैटेलाइट, 13 सैटेलाइट हैं इसके, ओके। तो देखिए यहाँ पे सबसे फास्ट घूमने वाला कौन है, अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट घूम रहा है, जुपिटर घूम रहा है सबसे फास्ट, सबसे बड़ा भी है और सबसे तेज भी है, ठीक है। ठीक है, आगे और भी पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए इन सबको जो सूर्य के नज़दीक है ना, इसको इंटरनल या इंटरनल प्लैनेट्स बोलते हैं, और ये जो 4 बाहर है ना, इसको एक्सटर्नल प्लैनेट बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, या ये एक्सटर्नल प्लैनेट्स हो गया, बाह्य ग्रह, ठीक है। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में, ठीक है। आसमान में जो चांद हम लोग को दिखता है ना, चंद्रमा, वह क्या है, उपग्रह है, सैटेलाइट है, ठीक है। ये हमारे पृथ्वी का सहचर है, सहचर मतलब क्या है, पृथ्वी के साथ साथ ये घूमता है, या पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगाता रहता है। ये क्या है, हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य और ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश और उसमें प्राप्त करता है। तो बताया कि टोटल 8 प्लैनेट्स है, तो उसमें एक पृथ्वी हो गया, तो बचे 7, ठीक है। और इन सब के पास बताया मैंने कि कुछ के पास तो अपने सैटेलाइट है, कुछ के पास नहीं, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा ही। अब देखिए सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल क्या है, सूर्य हो गया, 8 ग्रह जो बताया मैंने आपको, उपग्रह मतलब सभी ग्रहों का जो उपग्रह, उसका चांद जो है वो हो गया, और उसका बहुत सारे जो कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड है, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, ठीक है, और उल्का पिंड हो गया, ठीक है, जो एस्ट्रॉइड्स हो गया, मेटोराइट्स हो गया, ये सब मिलके एक सौरमंडल का निर्माण करता है। और सूर्य जो होता है इसका मेन मुखिया होता है इसका, ठीक है। और आगे यहाँ पे दिया है, सूर्य के बारे में बताया गया। सूर्य जो है सौरमंडल का, जो सोलर सिस्टम का सेंटर में सूर्य रहेगा, और यह सबसे बड़ा रहता है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, और यह
गैसों से बना हुआ बहुत ही अत्यंत गर्म है। वहाँ का टेम्परेचर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। 60,000, 6000 नहीं। और ये क्या है कि कैसे सौरमंडल एक दूसरे को अपने पोजीशन पे सब बने रहते हैं और अपने जो ऑर्बिट में सब घूमते रहते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, सब अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं। जो पिछले स्लाइड्स में दिखाया गया ना, ये सब अपने अपने ऑर्बिट्स हैं। ये अपने ऑर्बिट छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये प्लैनेट कहीं नहीं जाएगा, ये भी प्लैनेट्स कहीं नहीं जाएगा, ये अपने ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा। चारों चक्कर इसी रास्ते से घूमता रहेगा, ठीक है। और ये सब क्या है, सब अपने इसी ऑर्बिट में कैसे बने रहते हैं, तो ये लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या है, एक दूसरे से ये लोग बॉन्डिंग इन लोग का रहता है, ठीक है। और क्या है, हमारे सौरमंडल में इकलौता जो है सूर्य है जिससे कि उसमें और प्रकाश मिलता है। और एक दिया गया है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है, 15,000 किलोमीटर दूर है। सूर्य हमारा सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन हमसे नज़दीक होते हुए भी हमसे बहुत दूर है। 15,000 किलोमीटर बहुत दूर होता है, ठीक है। अब ग्रह के बारे में बताया गया। ग्रह क्या है, टोटल 8 ग्रह है, ठीक है। वो पहला क्या हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। 8 ग्रह है। लास्ट में पढ़ाया भी था मैंने आपको, ये रहा। ये सब क्या है, ये सूर्य से डिस्टेंस के अनुसार बताया गया है कि ये सब इसका पोजीशन है, ठीक है। वो तो लास्ट स्लाइड में भी हम लोग ने देखा। सीरियली ऐसे ही आप अगर याद करना हो तो उसको क्या है, एक ट्रिक यहाँ पे दिया गया है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। अगर ये एक आप लाइन याद कर लेते हो तो हर एक वर्ड का जो है, वर्ड का पहला लेटर से ये अपना प्लेनेट डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे एम से मरकरी हो गया, वी से वेनस हो गया, ठीक है। ई से अर्थ हो गया, ठीक है। एम से मार्स हो गया, जे से जुपिटर हो गया, एस से सैटर्न हो गया, यू से यूरेनस हो गया, एन से नेपच्यून हो गया, ठीक है। और आगे मैंने तो आपको बताया कि ये सब क्या है, एक सर्टेन जो ऑर्बिट होते हैं उसी में जितने भी ग्रह हैं सभी घूमते हैं, ठीक है। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं, मतलब बड़ा सा वृत्त होता है जिसको ऑर्बिट या कक्षा बोलते हैं। बुध सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, पता है आपको। और अपनी कक्षा में 88 डेज लगाते हैं, वो बताया मैंने आपको पिछले स्लाइड में। ये देखिए, सूर्य को शुक्र जो ग्रह है ना, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा जो है ना, जुड़वा बोले तो ट्विंस प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आकार और शेप जो है ना लगभग पृथ्वी जैसा ही है, अपने अर्थ के तरह ही है। तो एक बात बताऊं आपको, 2006 से पहले जो है ना अपने सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स थे। बट आफ्टर 2006 के बाद अभी हमारे पास ओनली 8 प्लैनेट्स बच गए हमारे सोलर सिस्टम में। तो उसमें से क्या है, प्लूटो को जो है कि ग्रह के जो क्लासेस है ना उससे कैटेगरी से हटा दिया गया। क्यों हटा गया, क्योंकि ये तो एक तो सबसे दूर था इसके बारे में स्टडी करना लोगों को, या जो खगोल शास्त्र थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन लोग को इनका स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, वो लोग स्टडी नहीं कर पाते थे, ठीक है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे जो इसमें प्रॉपर्टी था ना इसका, प्लूटो का, वो प्लेनेट से मैच नहीं करता था, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या है ना, प्लूटो को अब बौने ग्रह करने लगे। बौने ग्रह मतलब क्या हो गया, ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं बौने ग्रह को, ठीक है, इंग्लिश में ड्वार्फ प्लेनेट। तो बौने ग्रह क्या होता है, बौने ग्रह क्या होता है, वो किसी भी प्लेनेट का मतलब परिक्रमा नहीं करेगा, उससे चक्कर नहीं लगाएगा। और उसमें क्या है, ग्रह के समान बहुत सारा जो है प्रॉपर्टीज उसमें दिखता नहीं है, इसलिए उसको बौने ग्रह बोला जाता है, ठीक है। कुछ और बौने ग्रह है कि देखिए 2003 यूवी 313 सीरस हो गया, ये सब बौने ग्रह इनके श्रेणी में है, ठीक है। देखिए एक चीज़ ये बताया गया है कि रोमन कहानियाँ में सोल मतलब सूर्य देवता को सोल कहा जाता था,
ठीक है। सौर का मतलब सूर्य होता है, सबको पता है। सूर्य, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है। ये सूर्य और जितने भी प्लेनेट हैं सब मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको ज्योग्राफी जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में क्या है, जी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। और ग्राफ्टा का मतलब क्या होता है, लिखना, पृथ्वी के बारे में लिखना। और क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो इसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। जो ज्योग्राफी होता है उसका मतलब ग्रीक भाषा में उसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी का डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन। ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया खगोल शास्त्री किसको कहा गया है। खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर्स किसको बोला जाता है, जो लोग होते हैं ना खगोलीय पिंड, जो सेलेस्टियल बॉडीज का जो स्टडी करते हैं, उनके जो मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको खगोल शास्त्री बोलते हैं या एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। ठीक है। आर्यभट्ट जो है भारत का सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, एस्ट्रोनॉमर था आर्यभट्ट। बहुत ही ज्ञानी खगोल शास्त्री थे हमारे भारत के ये। ठीक है। उन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि सभी ग्रह जो है और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया था आर्यभट्ट ने कि इन लोग सूर्य के प्रकाश के कारण ही, जितने भी सूर्य हो गए, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हो गए या सैटेलाइट हो गया, उसकी वजह से ही चमकते हैं। आज के डेट में भी क्या है, वर्ल्ड के अलग अलग जो पार्ट है ना, अलग अलग कंट्रीज में जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं, सब अभी भी यूनिवर्स का जो रहस्य के बारे में जानने के लिए अभी भी लगे पड़े हैं। ठीक है। अब आइए थोड़ा पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा देख लें। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी जो है सूर्य से मतलब जो डिस्टेंस है उससे उसके अनुसार ये तीसरा ग्रह है। जो शेप मतलब जो आकृति है, बड़ा है छोटा, उसके अनुसार ये क्या है, पांचवा ग्रह है। ठीक है। और ये ध्रुव के पास थोड़ा चिपटी है, मतलब एक्सिस में अपना जो इसका पोल है ना, पोल के पास ये चिपटी है। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भूआभ कहा जाता है। ठीक है। भूआभ मतलब पृथ्वी का समान आकार। तो जीवन के लिए हम लोग को क्या चाहिए होती है, कम से कम पानी और हवा तो जीवन जीने के लिए तो चाहिए ही चाहिए होती है। तो जिंदगी जीने के लिए या जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी तो क्या है, ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडक है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। यहाँ पे पानी और वायु अवस्थित है। ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में आवश्यक गैस, वायु क्यों जरूरत है, आवश्यक गैस मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन इसमें अवेलेबल है, जो हमको सांस लेने में ज़रूरत पड़ता है। इसलिए ये सौरमंडल का, पृथ्वी जो है यहाँ पे जीवन संभव है, इसलिए सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अद्भुत प्लेनेट है। ये अंतरिक्ष देखने पे आपको पृथ्वी जो है नीला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो 2/3 पार्ट है ना पृथ्वी का, वो पानी से ढका हुआ है। मतलब यहाँ पे पानी है, 2/3 पोर्शन पानी है, इसलिए हमको ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ पे चंद्रमा के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये देखिए चंद्रमा का जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर समझते हैं ना, कोई भी सर्किल का बीचों बीच खींचेंगे जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर कहलाता है। चंद्रमा का डायमीटर क्या है, पृथ्वी का 1/4 है, मतलब 1/4। मतलब अगर 100 है तो, अगर पृथ्वी 100 है तो वो 25 ही है। ठीक है। और इतना बड़ा ये हम लोग को क्यों दिखता है, चांद इतना बड़ा है, इसलिए दिखता है कि ये हमसे नज़दीक है। ठीक है, ये कितना नज़दीक है, ये 3,84,400 किलोमीटर ही सिर्फ हमसे दूर है। ठीक है। तो अब पता लगाइए अपना कहाँ वो 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस में था सूर्य, और कहाँ ये कितना नज़दीक है, इसलिए हम लोग को बड़ा दिखाई देता है ये। और देखिए जो अपना जो लाइट जो होता है, लाइट का स्पीड कितना होता है,
300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। इतना स्पीड होने के बावजूद भी सूर्य से जो है प्रकाश आते आते हम लोग को 8 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। ये देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये पहला व्यक्ति है जो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चांद पे पहला गया था। और इंडिया से कौन गया था अभी तक पहला? राकेश शर्मा, जो इंडियन एयरफोर्स में थे, वो पहली बार मून पे गए थे, ठीक है। देखिए अब उपग्रह के बारे में बताया गया। सैटेलाइट क्या होता है? यह वो खगोलीय पिंड है जो क्या होता है, किसी भी ग्रह का चक्कर काटता है। जैसे सूर्य का ग्रह चक्कर काटता है, वैसे उपग्रह किसी भी प्लेनेट का चक्कर काटता है। आजकल क्या है कि मानव निर्मित आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी आजकल बन गए हैं, वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिसका कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग जानकारी कलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और पृथ्वी पर जो जो संचार का माध्यम है ना, जहाँ से हम लोग टीवी रेडियो ये सब सुनते हैं, उस सब चीज़ के लिए भी सैटेलाइट का हम लोग यूज़ करते हैं। सैटेलाइट को क्या हम लोग रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजते हैं और उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं। पृथ्वी का कक्षा मतलब क्या हुआ, उसका जो ऑर्बिट है ना, जिसमें पृथ्वी घूमता है, उसके कक्षा में स्थापित करते हैं इसको, ठीक है। और अंतरिक्ष में जो बहुत सारा अभी भी आज के डेट में भी इंडियन सैटेलाइट है जो अभी प्रेजेंट है, यूनिवर्स में क्या क्या है। देखिए अंतरिक्ष में अभी भी इनसेट हो गया, IRS हो गया, एड्यूसेट हो गया, ये सब सैटेलाइट अभी भी अंतरिक्ष में है। ये देखिए एक चीज़ और बताया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और ये 27 दिन में इसका चक्कर पूरा कर लेता है। और ये इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, मतलब सेम टाइम में अपने एक्सिस पे भी घूमता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। इसलिए क्या हम लोग चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्ट हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। और चंद्रमा पे क्या है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति आज की डेट में अभी तक नहीं मिला है। वहाँ पे क्या है, अभी भी पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं, जिससे कि चंद्रमा का सतह पर छाया बनता है। जो पूर्णिमा के दिन, जब फुल मून जिस दिन दिखाई देता है ना, उस दिन उसकी छाया को फील कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड वो होते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में जो छोटा छोटा बहुत सारा पिंड पाया जाता है, बॉडीज पाया जाता है, जो कि सूर्य का परिक्रमा करता है। याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है ये, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में सब पाया जाता है। और ये सब क्या है, वैज्ञानिक अनुसार ये जो जितने भी क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स हैं, ये प्लेनेट का ही पार्ट होता है, जो बहुत बहुत लाखों साल पहले जो विस्फोट हुआ होगा हमारे ग्रह में, उसके बाद क्या है, ग्रहों से टूटकर ये अलग हुआ है। ये अभी भी चक्कर लगाते रहता है उसका। अब देखिए उल्का पिंड के बारे में बहुत सारे सुने होंगे आपने कि न्यूज़ आए दिन न्यूज़ चैनल में मिलते रहते। उल्का पिंड क्या है, मेट्रॉइड्स क्या होता है, ये सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर का टुकड़ा होता है। और कभी कभी क्या होता है, ये अपने पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाता है कि ये इसकी जो नेचर हो जाता है, पृथ्वी के गिरने का नेचर हो जाता है, मतलब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो कभी कभी ये पृथ्वी पे गिरता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एयर के साथ फ्रिक्शन के कारण यह बहुत जो होता है हीट हो जाता है। हीट होने के कारण ये जलने लगता है। इस जलने से क्या है, इसमें लाइट प्रोड्यूस होता है। तो कभी कभी क्या है, उल्का पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, पृथ्वी का जो सरफेस है उस पर गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आकाश गंगा के बारे में बताया गया है। तो बोला गया है कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैला गया जो सफ़ेद पट्टी की तरह दिखता है ना, चमकदार रास्ता, ये देखिए ये चमकदार रास्ता दिख रहा है ना, रास्ते की तरह जो दिख रहा है, ये चमकदार रास्ता, ये लाखों तारों का एक समूह है। ये रास्ता नहीं है, कुछ भी ऐसा दिखता है हम लोग को, बट ये लाखों स्टार्स का जो है एक ग्रुप है। ये इस पट्टी को हम लोग
आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है, आकाश गंगा। तो गैलेक्सी, हमारा गैलेक्सी कौन सा? हमारा गैलेक्सी मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल जो है मिल्की वे का पार्ट है, ठीक है। प्राचीन टाइम में जो पास्ट में लोग ये कल्पना करते थे कि आकाश में प्रकाश की एक गंगा, एक नदी जैसा बहता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, ठीक है। और बहुत सारा इस तरह के लाखों आकाश गंगाएं जो है ना ब्रह्मांड ब्रह्मांड को बनाती है। ये सब लाखों जो आकाश गंगाएं जो गैलेक्सी को मिला देंगे तो एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है, ठीक है। यूनिवर्स के बारे में तो मत पूछिए, अभी तक इसके बारे में जितना भी हम लोग को नॉलेज मिला है, जानकारी मिला है, वो बिल्कुल कम है। अभी भी लोग इसके बारे में स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। जो हमारा सोलर सिस्टम है ये इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। वैज्ञानिक अभी भी इसमें जुटे हैं इसके बारे में जानने के लिए। बस हम लोग को इतना पता है कि हम लोग ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आप अपना जो है कि ब्रह्मांड के साथ संबंध कैसे बनाइए। तो ये देखिए बनाया गया है यहाँ पे संबंध। ये देखिए ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड बना था, सौर मंडल, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी पे हम, ठीक है, हम हो गए। हम कहाँ पे हैं? पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी कहाँ पे है? पृथ्वी सौरमंडल में है। सौरमंडल कहाँ पे है? सौरमंडल आकाश गंगा में। आकाश गंगा कहाँ पे है? ब्रह्मांड में है, ठीक है। तो ये सब रही आज की इस चैप्टर की सारी कहानी। और देखिए अब एक कुछ एक्सरसाइज बताए गए हैं जो कि क्वेश्चंस हैं। देखिए आप तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह और तारे में नॉर्मली आपको पता है कि ग्रह के पास अपना ना हीट होता है ना लाइट होता है, बट स्टार्स के पास अपना हीट भी होता है और अपना लाइट भी होता है। सौरमंडल से क्या समझते हैं? सौरमंडल क्या हो गया? सूर्य के साथ जितने भी ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए और छोटे छोटे जो पिंड्स हो गए, ठीक है, जो बॉडी हो गए, तो उन सब मिला के एक सौरमंडल बनता है, सूर्य का परिवार बनता है, ठीक है। सब अपने अपने जो ग्रह अपने अपने कक्षा में घूमती है। सूर्य के अनुसार, उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। तो उसका तो मैं बता ही दिया आपको, वो ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। और क्या है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है, इसलिए अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो सेम टाइम में, जितने टाइम में वो अपने एक्सिस पे घूमता है उतने टाइम में वो पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसका एक ही भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बना है, ठीक है। आकाश गंगा कैसे बना है? यहाँ देखिए, बहुत सारे सौरमंडल मिलके आकाश गंगा बना है, बहुत सारे ग्रह मिलकर सौरमंडल बने हैं। तो इस तरह करके आप आंसर दे सकते हैं इसका। देखिए किस ग्रह की पृथ्वी के जुड़वा ग्रह को बोला गया है? शुक्र ग्रह को बोला गया है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ध्रुव तारे किस दिशा में दिखते हैं? तो ये उत्तर दिशा में दिखता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह जो हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गया, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ठीक है। होप सो कि आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानने के लिए मिली जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मैंने आपको कुछ नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं जो कि अगर एक बार वीडियो देख लो तो इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जो कि अगर आपको टाइम नहीं मिले तो इसको अगर वीडियो के बाद रिवीजन करने के लिए अभी आते हो तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही टाइम सेव करेगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मैंने बता दिया है, जो जो मैंने डिस्कस किया है सबको समराइज करके लिख दिया है। तो आप आराम से यहाँ से इसको रेफ़र करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।